वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के रिजल्ट, उनके Q3 रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसमें बाय करना है, सेल करना है या फिर हमारी क्या ओपिनियन है स्टॉक में। और इसी के साथ हम लोग दो चीजें और डिस्कस करने वाले, वो है इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेंगे और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट का डिस्कशन करेंगे जो अभी थोड़े टाइम पहले आई थी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे केमकॉन स्पेशलिटी के रिजल्ट से। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 16.47 करोड़ यानी 1647 लैक्स। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे हैं, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिजल्ट में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम देखें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मतलब इस दोनों ही रेंज में यानी वाई ऑन वाई बेसिस और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस की, तो कंपनी का ईपीएस यहाँ पे 4.81 रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे ईपीएस 4.81 है, तो अगर आप इसका पी निकालने जाएंगे तो करीबन हम ये मानते हैं कि कंपनी मान लीजिए आप 16 रुपए कमाती है, ठीक है। और अभी इसका जो भाव चल रहा है बाजार में करीबन 440 रुपए चल रहा है, ठीक है। 440 को अगर आप डिवाइड करते हैं यहाँ पे अपने 16 रुपए से, तो आपको यहाँ पे इसका पी निकल जाएगा। 440 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो करीबन 27-28 का पी आता है। तो ये सब बातें रही। अभी पी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पी से आप यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे बाकी पीएस से कंपेयर कर सकते हैं, यानी अल्काइल अमाइंस वगैरह इस तरह की कंपनी जो भी होती हैं केमिकल स्टॉक्स, उनसे कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने एक आपको बताया कि पी कैसे निकालते हैं और पी कितना है, ठीक है। ये सारी बातें रही। अब अगर हम देखें रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कंपनी का है 6,600 लैक्स। वहीं पे पिछले साल जो रेवेन्यू था वो 5,650 लैक्स था और पिछले क्वार्टर में 6,167 लैक्स था। ओवरऑल जो ग्रोथ देखने को मिली वो काफी अच्छी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि जो रिजल्ट है वो डिसेंट ग्रोथ है, ठीक है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपनी ने परफॉर्म किया है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करते हैं बालाजी अमाइंस से, उसी के अलावा अल्काइल अमाइंस, दीपक नाइट्राइट, विनाती ऑर्गेनिक्स, या फिर अगर हम बात करें सुदर्शन केमिकल्स की या फिर हिमाद्री केमिकल्स की, तो ये सभी कंपनीज ने जो ग्रोथ हासिल करी है इस क्वार्टर में वो काफी शानदार है। मतलब आप देखेंगे तो केमिकल इंडस्ट्री ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और यही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन में केमिकल स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन केमकॉन ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वो साफ रिजल्ट में नजर आ रहा है, जहां पे बहुत ही नॉर्मल डिसेंट ग्रोथ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ नहीं है। लेकिन बालाजी अमाइंस या फिर दीपक नाइट्राइट जैसी बड़ी केमिकल कंपनीज की अगर हम बात करें तो काफी शानदार रिजल्ट्स हैं। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप इसे पीयर टू पीयर अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने काफी खराब परफॉर्म किया है केमिकल सेक्टर के अंदर होने के साथ। अगर हम कुछ बड़े एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो रॉ मटेरियल कंजप्शन का एक्सपेंस है वो यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है, जो कि काबिल तारीफ है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है बट कंपनी के रॉ मटेरियल कंजप्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं चेंज इन इन्वेंटरीज, तो इसके अंदर 498 लैक्स का कुछ एक्सपेंस है जो पहले नेगेटिव था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कंपनी का काफी बड़ा है क्योंकि अब इसके पीछे हर बार में बताते हैं सभी रिजल्ट में कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है लोग बाग वापस ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका खर्चा बढ़ता जाता है। इसी के साथ उनको जो लाने ले जाने, उनको खाना खिलाने और हर तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब बढ़ते गए। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी डिक्रीज हुई है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी डिक्रीज हुई है, तो एक अच्छी बात है। वहीं पे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हमारे लिए कुछ खास नहीं है। अगर हम बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की तो वो भी यहाँ पे कंपनी कम हुए, तो ओवरऑल कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अभी हम इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने आईपीओ से कितना पैसा जुटाया था और कंपनी ने अभी तक उसे कितना यूटिलाइज कर लिया है और बाकी अमाउंट का क्या किया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी का आईपीओ आया था 1 अक्टूबर 2020 को। तो अभी जो कंपनी ने करीबन 15,000 लैक्स कंपनी ने जुटाए थे, उसमें से कंपनी ने अभी तक यहाँ पे 5,274 लैक्स कंपनी यूटिलाइज कर चुकी है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो इन सब में अभी जितना भी कंपनी का जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है आईपीओ से जितना भी पैसा है करीबन 9,753, वो कंपनी ने एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट के नाम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सारी चीजें हैं।
और अगर हम बात करते हैं कंपनी की इसके अलावा और क्या चीजें हैं, तो अभी हम लोग एक बात करेंगे कंपनी पे। एक वे टू वेल्थ की एक रिपोर्ट आई थी जो काफी पुरानी है लेकिन काफी अच्छी है, जिससे आपको काफी चीजें जानने को मिलेगी। चलिए अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है जिसके अंदर एचएमडीएस और सीएमआईएस तरह के केमिकल्स बनाए जाते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज होते हैं। उसी के अलावा कंपनी कुछ और केमिकल्स बनाती है जो ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज यानी ऑयल वेल्ड कंप्लीशन केमिकल्स है। और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है कंपनी का, वो 64% यहाँ पे रेवेन्यू को कैप्चर करता है और वहीं पे 30% आता है ऑयल फील्ड केमिकल से। अगर हम बाकी की बात करें जो छोटा मोटा है जो बचा हुआ है वो दूसरे केमिकल से आता है। कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है एक ही लोकेशन में, जो जिसका नाम है मंजूसा गुजरात में। उसी के अलावा कंपनी की जो कैपेसिटी है 374 किलो लीटर्स की है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसका जो वॉल्यूम रिएक्टर कैपेसिटी है वो 374 केएल है। इनके जो की कस्टमर थे हिट्रो लैब्स, लॉरस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, मैक्लॉयड, संजय केमिकल्स, इस तरह की कंपनीज हैं। और यहीं पे श्री राधा ओवरसीज, डीएमएमसी, सीसी ग्रांड रिलायबिलिटी, ये ऑयल फील्ड की कंपनीज है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें एचएमडीएस और सीएमआईएस तरह के जो दो केमिकल्स है उसके अंदर ही मार्केट लीडर है। और एंटी चाइना, अभी एंटी चाइना मतलब क्या हुआ, बहुत सी कंपनीज चाइना से बिजनेस नहीं करना चाहती है आफ्टर पेंडेमिक बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस एट चाइना और बहुत सारे और फैक्टर्स के कारण और इंडो चाइना फैक्टर के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपनी डर रही है कि अगर कल को इंडो चाइना के बीच में और ज्यादा कुछ वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनके यहाँ पे सप्लाई चेन और प्रोडक्शन पे फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए कंपनी चाइना को यहाँ पे छोड़ के इंडिया से ही कंपनी वो अपना माल जुटाना चाहती है। चाइना एक बहुत बड़ा केमिकल कंपनी का प्लेयर है। तो यहाँ पे उसी के साथ एक्सपेंशन जो हुआ है केमिकल फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में और एक्सपोर्ट में, उसके साथ यहाँ पे मार्जिन बढ़े हैं। उसके अलावा सुपीरियर रिटर्न्स है और यहाँ पे हेल्दी बैलेंस शीट है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे करीबन 75% यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग थी सितंबर 20 तक। तो ये सारी चीजें हुई। अगर हम बात करें एबिटा मार्जिन की, तो एबिटा मार्जिन कंपनी का FY20 तक यहाँ पे 26.8% था। अगर हम देखें यहाँ पे एबिटा कंपनी कितना है, तो अगर कंपनी ने इसे डिस्क्लोज किया होगा तो हम जरूर बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंपनी ने किसी भी तरह से इबिटा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे अभी इबिटा कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह नहीं है, इसमें से बहुत सारी चीजें हैं तो वो हम यहाँ पे अभी नहीं निकाल पाएंगे। तो एबिटा मार्जिन पे हम लोग यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते कितना है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या बोला गया है उस रिपोर्ट में, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में जो टारगेट दिए गए हैं वो एक्यूमुलेट के टारगेट दिए गए थे और करीबन 456 यहाँ पे कंपनी ने टारगेट प्राइस दी थी। तो इसके साथ में अगर आपको बताऊं और क्या बातें की गई है, तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जैसा मैंने बताया, एंटी चाइना सेगमेंट्स और न्यू एप्लीकेशंस, यानी जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी न्यूअर एप्लीकेशंस, मतलब फॉर एग्जांपल कोई केमिकल है वो अभी 2 जगह काम आता है तो वो ये ढूंढने में लगे हुए कि ये और कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो इस तरीके से कंपनी अपना मार्केट बढ़ाना चाहती है। साथ ही में अगर मैं बोलूं हेल्दी बैलेंस शीट है, डिमांड रिकवरी और सेल्स वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है Q2 और Q3 के अंदर। और यहाँ पे अब जो रिस्क है वो क्या क्या है, देखिए यहाँ पे एक है कि प्रॉब्लम ये है कि जो नरेश गोयल है उनके अगेंस्ट कुछ केस चल रहे हैं जिसके कारण कंपनी के रेपुटेशन पे फर्क पड़ सकता है। उसी के अलावा कंपनी का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है वो कुछ ही कस्टमर से आता है। और उसी के अलावा कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करती है की रॉ मटेरियल चाइना से। अगर कल को चाइना में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्शन पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करते हैं सीएमपी की, अभी यहाँ पे कंपनी का जो टारगेट प्राइस दिया गया है अगर इसे कंपेयर करते हैं हम लोग 28 का, जैसे हम लोग अभी हम लोग ने पी निकाला था कि करीबन 24-28 का पी है, वहीं अगर हम इसे फाइन ऑर्गेनिक्स या फिर गैलेक्सी सर्फिकेंट से यहाँ पे करें तो उनके भी पी लगभग इतने ही है जो कि 25 to 30 टाइम्स है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एडवाइस जो वे टू वेल्थ ने दी थी वो एक्यूमुलेट करने की दी थी 440 के लगभग। और यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जो आप देख सकते हैं, पैट मार्जिन और एबिट मार्जिन वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 में ईबिट यहाँ पे कंपनी का 219 मिलियन था। वहीं पे अगर हम देखें अभी कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ये हमें नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा हमें वापस वर्किंग करना पड़ेगा। तो उसके साथ हम वापस आएंगे, आपको बताएंगे जरूर कि इसमें कितना एबिट मार्जिन और कितना यहाँ पे वो सब है। बट आप देखेंगे तो एबिट मार्जिन लगातार बढ़ रहा है और मैंने जैसे बताया Q on Q Y on Y बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो ये सारी चीजें रही। अब अगर हम बात करते हैं फाइनली कंपनी का क्या व्यू है, तो कंपनी ने यहाँ पे जो व्यू बताया है, टारगेट प्राइस करीबन 486 का टारगेट प्राइस दिया था। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे पता पड़ेगा कंपनी का टारगेट प्राइस कितना है। देखिए वे टू वेल्थ ने जो टारगेट प्राइस दिया था
वो यहाँ पे दिया था 440 का, और जब यहाँ पे भाव चल रहा था 436, तो बहुत ही नॉर्मल टारगेट दिया था, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। पर मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये पता पड़ सके कि कंपनी में और क्या क्या हो रहा है। अभी हम लोग एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे की रिस्क, स्ट्रेंथ और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बात करेंगे। देखिए थ्रेट क्या क्या है। एक कंपनी का मार्केट कैपिटल ज्यादा है, पब्लिक शेयर होल्डिंग कम है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस तो नहीं है, ये मेरे को नहीं लगता कि इसकी कुछ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। पी कंपनी का ठीक ठाक ही है। वहीं पे अगर हम बात करें एफआईओ होल्डिंग्स में बिग चेंजेस है, टॉप गेनर्स है, हाई वॉल्यूम हाई गेन। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है कंपनी के लिए, ब्रेकआउट है, जो रेजिस्टेंस लेवल जो इनका 427 का एक रेजिस्टेंस लेवल था उसे क्रॉस किया है। आरएसआई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वॉल्यूम शॉकर्स, ये सारी चीजें, मतलब टेक्निकली कंपनी का जो भाव है वो स्ट्रॉन्ग है। वीकनेस क्या है, जो ग्रोइंग कॉस्ट है, बेयरिश स्टॉक है, कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखेंगे ये करीबन स्टॉक 550 के करीब गया था, आईपीओ के 584 तक गया था, उसके बाद से जैसे टूटा है उसके बाद कुछ खास मोमेंट नहीं बन रहा है। बहुत सारी केमिकल कंपनीज के भाव बढ़े हैं, करीबन 10 से 25-30% बढ़ चुके हैं पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन केमिकल ने कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। तो इसी कारण मैं जो यहाँ पे राय दूंगा वो इसी बेसिस पे दूंगा। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टरली और ये सब चीजें बढ़ रही है, कंपनी लो डेब्ट की है और ये सारी चीजें हैं, और प्रमोटर की जो प्राइस है वो 0 है। अब हम बात करते हैं फाइनल हमारे एडवाइस की, कि हमारा एडवाइस क्या है। देखिए कैमकॉन ने परफॉर्म अच्छा जरूर किया है, लेकिन जो केमिकल कंपनी से एक्सपेक्टेशंस थी वैसा नहीं किया है, और ये आपको पता रहेगा क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस होती तो यहाँ पे शेयर प्राइस में ऑलरेडी मूवमेंट दिख जाता, लेकिन पिछले 4-5 दिन में कोई खास यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखा है। 430 से 440 445 तक का कंपनी का भाव रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं है नहीं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यही भाव चल रहा है बहुत टाइम से। तो यहाँ पे मेरी राय ये रहेगी, सबसे पहली बात कि कोई फ्रेश बाइंग तो ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे और केमिकल कंपनीज है जिसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम है। बालाजी एमाइंस को देख ले, विनाती ऑर्गेनिक्स को देख ले, दीपक नाइट्राइट को देख ले, अल्काइल एमाइंस को देख ले, इनमें काफी शानदार पैसा बढ़ रहा है और इनके ग्रोथ भी यहाँ पे एकदम पॉजिटिव है। तो फ्रेश बाइंग ना करें। और जो लोग अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मैं उनको भी यही बोलूंगा कि आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट में हैं तो आपकी पोजीशन काट लें, क्योंकि इसमें ज्यादा अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मोटा मोटी कंपनी ने यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कमेंट्स भी नहीं दिए हैं कि उनका क्या आउटलुक है और वो सब चीजें, तो ये शायद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जब कंपनी का आएगा तो हम लोग बता पाएंगे। बट ओवरऑल जो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी में अभी कुछ यहाँ पे फ्रेश बाइंग ना करें, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर अपना शेयर बेच सकते हैं और दूसरी केमिकल कंपनीज में लगाएं। हमारा कोई टारगेट है नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें यहाँ पे बाइंग रिकमेंड ही नहीं कर रहे हैं। रही बात जो आईपीओ में लोग फंसे हुए उनके लिए, देखिए मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा। हर बार जो मैं हर आईपीओ स्टॉक का जब भी रिव्यू करता हूँ पोस्ट आईपीओ, तो मैं आपको बताता हूँ, आप मिसेस बैक्टर को देखें, आप बर्गर किंग को देखें, आप रूट इंडिगो पेंट्स को देखें, आप आईआरएफसी और इन सभी स्टॉक्स को देखें, तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये सब आईपीओ के टाइम पे बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे। इवन एंटनी वेस्ट भी आईपीओ अच्छा रहा था, कैमकॉन का भी आईपीओ अच्छा रहा था, लेकिन क्या हुआ, लिस्टिंग डे के 2-3 दिन बाद से ऐसा गिरना चालू हुआ कि वो भाव कभी आ ही नहीं पाया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, देखिए आप आईपीओ के स्टॉक्स को आईपीओ की तरह ही लीजिए, ये कंपनीज इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आप अभी बालाजी एमाइन से या फिर अल्काइल एमाइन से, दीपक नाइट्राइट से कंपेयर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये कंपनी कितनी वीक है, ठीक है। तो ये जो आईपीओ के स्टॉक्स है ये सभी वीक आईपीओ थे। मैं रूट मोबाइल और यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सभी जितने आईपीओ आए थे लगभग वीक थे। इंडिगो पेंट्स में भी मैंने बताया था कि ये वीक स्टॉक है, आप उसे एशियन पेंट से कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं नहीं हटता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आईपीओ के स्टॉक्स को आप आईपीओ की तरह लें, उसको आईपीओ में अप्लाई करें, अलॉटमेंट आता है तो 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आप अपनी पोजीशन काट लें, क्योंकि उसके बाद से भाव यहाँ पे गिरना चालू होता है और ये एकदम फिक्स पैटर्न है जो सभी स्टॉक्स में होता है। आप अभी लेटेस्ट जो अपना इंडिगो पेंट्स है 3 दिन तक उसने यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स दिखाए, पहले 2600 के बाद 2800 2900 फिर 3256, अगले दिन भी यहाँ पे तीसरे दिन 3200 तक ट्रेड हुआ, फिर एकदम से जो गिरना चालू हुआ फिर अभी वापस 2600 पे आके अटक गया। तो ये सारी चीजें हैं। अभी क्या करना चाहिए, आईपीओ के स्टॉक्स को आईपीओ में अप्लाई करें। अगर आप फिर भी आईपीओ के यहाँ पे ट्रेड के शौकीन है कि हमें ट्रेड तो लेना ही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, तो मैं आपको बोलूंगा आप सबसे पहले अपनी ओन रिस्क पे करें। लेकिन उसमें मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप उसे लिस्टिंग डे के टाइम पे अगर लेते हैं तो अगले 2 या 3 दिन के अंदर निकाल दें, और किसी भी स्टॉक को, आईपीओ के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना खरीद के बैठ जाए जब तक वो कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। जैसे एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी, एएमसी, इस तरह की कंपनीज है, रूट मोबाइल है, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। मैं आज भी रूट मोबाइल आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा, लेकिन आप इन सब कंपनीज को
कभी भी आईपीओ के टाइम पे मत लीजिए, इनकी एक बार प्राइस को सेटल होने दीजिए। आज जैसे अभी अगर आप देखेंगे कैमकॉन के भाव 440 पे आके अटक गया है, उससे ऊपर नहीं जाता है, तो आप पहले उसे सेटल होने दें, उसका भाव एक बार टूटने दें, थोड़े बहुत कंपनी के 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आने दें, फिर आप उसे एनालाइज करें, फिर आप इन्वेस्ट करें। और मेरी तो यही राय रहेगी कि आप आईपीओ के स्टॉक्स में बहुत 2-3 के दिन से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम में रहेंगे। अब आईपीओ वाले जो लोग फंसे हुए उन्हें क्या करना चाहिए, देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी यही एडवाइस रहेगी कि आप अपनी पोजीशन को एक बार काट लें, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ भी आउटलुक ऐसा स्ट्रांग नहीं है जिससे यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये रिजल्ट के चलते जो कि बहुत ही डिसेंट है, मैं आपको बोलूंगा 440 से 460 470 तक जा सकता है मैक्सिमम, अगर कल को कोई मोमेंटम बनता है तो। लेकिन ऑलरेडी केमिकल कंपनीज में काफी तेजी देखने को मिल सकी है, तो अगर हो सकता है कि आने वाले टाइम में यानी मंडे से अगर केमिकल स्टॉक्स टूटते हैं, क्योंकि बाकी सभी केमिकल काफी बड़े हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो हो सकता है केमकॉन भी यहाँ पे नेगेटिव में ट्रेड हो, क्योंकि रिजल्ट कुछ खास नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि अभी आपको अपनी पोजीशन को यहाँ पे काटना चाहिए, फ्रेश बाइंग की बिल्कुल राय नहीं है। आप हमारा बालाजी अमाइंस का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने काफी अच्छे यहाँ पे उसका एनालिसिस किया है। अगर आपको वो स्टॉक समझ आता है तो जरूर लीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी केमिकल शेयर होल्डर्स के साथ, और यहाँ पे कैमकॉन के शेयर होल्डर्स के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हम इसी तरह की सारी स्टॉक अपडेट्स और स्टॉक एनालिसिस आपको जल्द से जल्द सबसे पहले बता सकें। थैंक यू सो मच।